हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज अपने करने जा रहे हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये योजनाएं आपने जाने अनजाने पढ़ रखी होती हैं, कुसुम योजना और वगैरह वगैरह। और ये योजनाओं की लिस्ट, ये मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए थे। ये कुछ योजनाएं पढ़ लें हम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ये जितनी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की साइट से उठाई हुई हैं। और इन योजनाओं में मैं आपको स्पेशली क्या बताऊंगा कि आज तक आपने 25 फ्लैगशिप योजनाएं तो पढ़ी होंगी। फ्लैगशिप योजनाएं जन कल्याणकारी भी हो सकती हैं। तो जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप दो तरह की योजनाएं हमारे लगती हैं। ये 25 फ्लैगशिप योजनाओं की लिस्ट है। और इसमें स्पेशल क्या है, गवर्नमेंट की साइट से फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट है ना, जो जुलाई तक भाई कितना अचीवमेंट कर लिया उन योजनाओं में, स्पेशल कुछ हुआ जुलाई 2025 तक, वो साइट से उठाया हुआ डेटा ये सारा है। ये पीडीएफ आपको संतवीर सर टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें मिल जाएगा। पहले हम इन योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके जो डेटा के बारे में हम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपने योजनाओं को फिनिश करके उसके ऑब्जेक्टिव साथ में लगा लेंगे। यानी कि योजनाएं मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, पूरी एक लंबी क्लास नहीं, क्योंकि एक साथ योजनाएं पढ़ाने के बाद वो मेरे को लगता है सारा ही कचरा सा हो जाता है। अभी पहली 5 योजनाओं में गवर्नमेंट की किसी में 50-50 है, केंद्र और राज्य है, किसी के 60-40 है, किसी में 90-10 है, वही इधर उधर हो जाता है डेटा। तो ये सारी की सारी योजनाएं गवर्नमेंट की साइट में, स्पेशली इसमें देखो अलग से लिखा हुआ है कि कुसुम का जो घटक सी है, अतिरिक्त बिजली उत्पादन, बिजली कंपनी को बेचकर किसानों द्वारा अतिरिक्त आय का अर्जन किया जा रहा है घटक सी के तहत। जैसे घटक बी है, इसमें हम जानेंगे कि ये औद्योगिक विभाग चला रहा है। और घटक ए के 2 चरण है, पहला चरण अक्षय ऊर्जा विभाग, दूसरा चरण कोई और चला रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम जितनी योजनाएं हुई उनको देखते हैं। ये योजनाएं जो है इनमें आज अपने किस पे काम करेंगे। और चूंकि टेस्ट भी है तो जिन योजनाओं को मैं पढ़ाऊंगा टेस्ट में, उनमें से ही जन कल्याणकारी एक दो अलग हो सकती हैं। बाकी सबसे बड़ी मुझे आज जो एक बात लगी ना, कि जितने लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ाया, बच्चों ने मुझे भेज के जैसे कि सर ये देख लें, तो मैं कह देता था ठीक है। पर मैंने रैंडमली चेक करने के लिए ना, जो बड़े बड़े आपको यूट्यूबर जिनको आप बहुत ज्यादा बच्चे मानते हैं, इस संदर्भ में बच्चों को बड़ा गलत डेटा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है देखो, ये योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अवसंरचना मिशन, पीएम अभीम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप। लेकिन इसकी जगह पढ़ाया क्या जा रहा है, पीएम जे जन कल्याणकारी, JKY जो योजना थी, प्रधानमंत्री JAY जन आरोग्य योजना, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन। उसमें क्या अवसंरचना वर्ड नहीं है, वो योजना 2018 की है, ये योजना बाद की है 21 की। दोनों में फर्क क्या है अभी थोड़ा सा बता दूं, पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे आयुष्मान भारत जो योजना है, जन आरोग्य योजना जिसको हम कह सकते हैं JAY, ये है अभीम जन कल्याणकारी। जो फ्लैगशिप योजनाओं में ये वाली है, ये वाली नहीं है। इसका क्या काम है, इसका काम है बीमा कवर करना, जो 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख का बीमा करती है आयुष्मान भारत के तहत। और हमारी राज्य सरकार जो है, मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के तहत वो 25 लाख वाला बीमा कवर जो होता है, यहां तो सुविधाएं देती है इलाज के लिए। और ये पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाता है। बड़ा अंतर है। बच्चों को ध्यान में तब आएगा जब पढ़ाने वाले इसको सही तरीके से अगर पढ़ाएंगे। हालांकि अच्छे से भी पढ़ाया होगा कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जो फेमस चैनल शेयर किए गए, तो मुझे लगा कि ये पहले जाते ही बच्चों को ये बताऊंगा कि यहां आप मिस्टेक कर रहे हैं। वो जन कल्याणकारी योजनाओं में तो आ जाएगा, फ्लैगशिप योजनाओं में नहीं है, जो 5 लाख वाला बीमा और वो वाला 25 लाख वाला। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आज हम NFSA जो खाद्य सुरक्षा वाला मिशन वाला था,
उसके तहत क्या है कि 2025-26 में इसको क्यों डाला गया है। 2025 ये जो लास्ट वाला अपना बजट था, इस बजट में क्या है कि 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का टारगेट रखा गया, और कुछ जो अयोग्य थे उनको बाहर निकालने के लिए फिर क्या है, स्वेच्छा से अगर वो बाहर निकले तो गिव अप अभियान चलाया था। सूजस में हमने वो पढ़ा था। तो आज अपने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की एक योजना को देख लेंगे। ऊर्जा विभाग की दो योजनाएं, ऊर्जा विभाग की दो योजनाएं, दोनों में इसमें तो 3 लाइनें ही है और इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं। महिला अधिकारिता विभाग की लाडो को हम देखेंगे। कृषि व उद्यानिकी विभाग में ये छोटी छोटी 4-5 योजनाएं हैं, और हालांकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, KSY योजना के तहत काफी योजनाएं इसके अंडर में चल रही हैं, लेकिन जिनका जिक्र किया गया इनको हम हल्का फुल्का देखेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ये योजना हो गई। भूजल विभाग की ये, पंचायती राज विभाग में स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना, जहां तक हम देख पाए उनको देखेंगे। क्लास ज्यादा लंबी होती दिखी तो इन योजनाओं करवा के इनके PYQ करने का प्रयास करेंगे। बड़ा शानदार तरीके से इसमें वैसे दिखाया गया है, ये लिस्ट आपने देखी होगी, लेकिन आप जब इनको पढ़ो, आप जब अपने पूरी पढ़ लेंगे ना, तो आप देखना कि जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है, ये गांवों में पाइपलाइन के द्वारा पानी की आपूर्ति हर गांव तक देना। और यहां आप देखेंगे अमृत मिशन, अमृत मिशन है, अमृत मिशन के तहत शहरों में पेयजल की व्यवस्था, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत गांवों में पेयजल की व्यवस्था। तो एक शहर के, तो इनकी तुलना करके हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ये नमो ड्रोन वाली आज इसका जिक्र तो नहीं होगा, तो लेकिन लास्ट वाली योजना आप अच्छे से पढ़ लेना। जिनका जीके का संडे को टेस्ट है तो इनमें से एक प्रश्न दूंगा। ये चलो आप क्लास देखने आए हो, आपका एक तो भला कर दिया जाए। चलो पहली योजना पढ़ते हैं। इसको देख के तो आपको डर सा लगता होगा कि इसमें क्या पढ़े, लेकिन हम सामान्य से इसको देखेंगे बिल्कुल। अब NMSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम नया जो लेटेस्ट बना है 2013, हालांकि इससे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ये लगभग जुलाई 2013 से ये नियम सेंटर स्तर पर, केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर ये खाद्य सुरक्षा मिशन वाली योजना का संचालन हुआ था। राजस्थान ने इस संदर्भ में अपना नियम कब बनाया? 2023 में बनाया, और अनुसूची 1 के अनुसार 32 श्रेणियों के व्यक्ति व परिवार इससे लाभान्वित होंगे। देखो कितना शानदार तरीके से इसमें बताया गया है, जो कि आपको गाइडों वगैरह में और इतनी शिद्दत के, इतना शानदार तरीके से मुझे नहीं लगता। जैसे काफी गाइडें पढ़ी तो ये वाली चीज उसमें मिस लगी मुझे। कितनी श्रेणियां? राजस्थान खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के तहत 32 श्रेणियों का जिक्र उन्होंने किया है। अब नवीन जब लिखा हुआ तो इसमें क्या है कि चयनित सूची में से छूटे हुए व पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना, और इससे हटाने के लिए कि लोग अपनी स्वेच्छा से हटाने के लिए कौन सा एक अभियान चला था? गिव अप अभियान। यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट से अपने आप को स्वेच्छा से, अगर कोई उनको पता है कि हम योग्य नहीं है, बाहर निकलता है, तो इसमें गिव अप अभियान चलाया था। शायद यही अभियान था। हम इसको बड़ा स्लो वे में करेंगे ताकि आपके लिए ये नई योजनाएं हैं, इसमें जल्दबाजी ठीक नहीं है। भले ही इस वीडियो पर अपने को 100, 200, 500, 1000 बच्चे ही देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको मेरे से उम्मीद थी कि मैं बेहतर करवाऊं, तो मैं थोड़ा सा नई चीजें आपको दूंगा। पहले वाली तो आपको इधर उधर से आपने कर ही रखी है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची में अंकित 32 श्रेणियों के पात्र व्यक्ति परिवार जो NFSA की चयनित सूची में, नेशनल फूड वाला जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम की चयनित सूची में शामिल नहीं है, उसमें जो सूची दी गई है उसमें जिनका जो नहीं है, उनके द्वारा अपीलीय अधिकारी के मुक्त खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने हेतु पहले क्या है कि जो इस लिस्ट में नहीं है शामिल, जिनका मान लो खाद्य सुरक्षा वाला कार्ड नहीं बना हुआ, जिनको ये सुविधा नहीं मिल रही, वही सुविधा कि 35 किलो अनाज मिलेगा, 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से गेहूं मिलेगी, इतने रुपए के हिसाब से ये मिलेगा। जिनको ये नहीं मिल रही तो वो प्रार्थना पत्र देंगे अधिकारी के समक्ष, और पात्र पाए जाने के उपरांत इस सूची में उनको जोड़ा जाएगा और लाभ दिया जाएगा। लाभ क्या दिया जाएगा? पात्र व्यक्तियों को गेहूं का वितरण देंगे,
अब मैं चाहता तो इसकी स्लाइड बना के पढ़ा सकता था, लेकिन जब आपको पता है कि मूल लिस्ट से पढ़ाया जाए तो आपका एक व्यू अलग रहता है कि हाँ ये तो भाई मूल लिस्ट में है, तो हर चीज हमें, गवर्नमेंट ने ये डाटा दिया तो हर चीज हमें अच्छे से पढ़नी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा पात्र गेहूं को खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित अंत्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार एवं अन्य पात्र परिवारों को, जो अंत्योदय परिवार है उनको तो 35 किलो प्रति परिवार, और अन्य जो परिवार है उनको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो वही हो गया, ये तो प्रति परिवार है 35, और 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, अगर 5 मेंबर है तो 5 25 हो गया, 6 हो गए तो 30 हो सकते हैं, कैसे भी ठीक है। फिर उनका क्या, बायोमेट्रिक से सत्यापन के पश्चात पोष मशीनों के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2028 तक निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। पहला तो यह है कि एनएफएसए की सूची में जोड़ा जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में उनको जोड़ा जाएगा। जब वो सूची में शामिल हो गए तब उनको 35 किलोग्राम प्रति परिवार व अन्य जो लोग हैं उनको 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से ये गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न जो गेहूं, तो ये स्पेशल योजना अन्न के लिए, तो इसी के ये एक साथ ही है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2028 तक लोग इसका लाभ ले सकेंगे। आगे गवर्नमेंट इसको चलाती है या नहीं, गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। और वंचित और नवीन पात्र लाभार्थियों को जोड़ने हेतु ऑनलाइन पोर्टल चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कब से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन उस पर नाम दर्ज करवा सकते हैं मित्र के माध्यम से। 26 जनवरी 2025 से ये पोर्टल खोला गया। भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य हेतु सीलिंग सीमा, ये बड़ा लंबा आंकड़ा दिया गया कि इतने लोगों को जो लाभान्वित किया गया है, जिसके विरुद्ध दिनांक 31 जुलाई 2025 की स्थिति अनुसार इतने लाभार्थी चयनित हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, यहां दिया गया है, देखो, गिव अप अभियान व ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के माध्यम से अपात्र लोगों के नाम एनएफएसए सूची से हटाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ई-केवाईसी वेरिफिकेशन की, ई-केवाईसी करेंगे तो उसमें अपात्र जो है, क्योंकि केवाईसी करनी होगी आगे से आगे, जिनकी नहीं होगी वो, और एक गिव अप अभियान इसके द्वारा अपात्र, तो ये आ सकता है एनएफएसए सूची से अपात्र लोगों को हटाने के लिए कौन सा अभियान, तो ये गिव अप अभियान हो गया। ई-केवाईसी वेरिफिकेशन इसके माध्यम से हटाया जाएगा। अच्छा, नए लोगों को जोड़ने के लिए पोर्टल का कोई नाम नहीं दिया, खाद्य सुरक्षा विभाग का पोर्टल है बस। उसमें कब से खुला है वो पोर्टल, 26 जनवरी 2025 से। फिर बात आती है कब से कब तक अन्न उपलब्ध करवाया जाएगा, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक। फिर बात आती है कितना, एक परिवार के लिए 35 किलोग्राम, पर कैंडिडेट 5 किलोग्राम उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान ने खाद्य सुरक्षा वाला नियम कब बनाया, 2023। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013। तो खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 राजस्थान के संदर्भ में कितनी श्रेणियां, जो 32 श्रेणियों के लोगों को, तो कुल मिला के ये एनएफएसए का हो गया हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में परिवार। तो ये देखो बताया गया है कि लाभार्थी सीलिंग टोटल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 46 लाख 22,000 परिवार जो है, इससे जो लोग जुड़ चुके हैं, ऐसा करके आता है। कुसुम घटक ए बी, अब जैसे हमने इसको पढ़ लिया है ना, इसको पढ़ लिया, इसका कोई प्रश्न मैंने डाला हुआ है क्या, देखते हैं। इसका अगर प्रश्न डाला है तो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। ये देखो, अब आया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के संबंध में असत्य कथन है। जुलाई 2013 को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम, यह अधिनियम और राज्य में राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नाम से लागू है। आज चूंकि मेरे को खुद को ये थोड़ा बहुत काम वीडियो वगैरह का गुरलाल सर अपने नहीं है, तो थोड़ा बहुत मेरे से एडजस्ट नहीं हुआ, जैसा तैसा भी आज आप मैनेज कर लेना। तो हालांकि मैंने प्रश्न भी बनाए थे, फिर उसकी पीपीटी मेरे से नहीं बनी वो प्रश्न फिर मैंने सोचा साथ में करवा देंगे कल। इसके तहत प्राथमिक सूची के पात्र परिवारों को जोड़ने
व अपात्र को हटाने की अपीलीय प्रक्रिया का प्रावधान। तो पात्र को जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खुला, अपात्र को हटाने के लिए गिव अप अभियान और एक ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के माध्यम से हटा दिया गया। इसका संचालन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कर रहा है, ठीक है। एनएफएसए के तहत पात्र परिवारों को आवेदन करने के लिए 26 जनवरी 2024 से पोर्टल शुरू किया गया है। तो यह कथन गलत हो गया, 26 जनवरी 2025 से पोर्टल शुरू किया गया। इस तरह से ये प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो 26 जनवरी 2025 से पोर्टल, अब तक 80 करोड़ से अधिक कवर कर लिए गए हैं। प्राथमिक सूची में कौन कौन से परिवार आते हैं? अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, सीमांत कृषक, श्रमिक व सफाई कर्मचारी, ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं। एनएफएस से लाभार्थियों की सीमा 4.46 करोड़ है। दिसंबर 2024 तक राज्य में 4.92 करोड़ लाभार्थी इसके हो चुके हैं। तो ये तो डीपली है, इसको आपने नहीं देखना, बस उतना सा ध्यान रखना है आपको, जो ऊपर बातें हमने एक्सप्लेन कर ली। चलिए दूसरी योजना के बारे में देखते हैं। दूसरी योजना हमारी है प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना। कुसुम के 3 घटक हैं। पहले घटक के 2 चरण हैं, ठीक है। और क्या इसके मैंने प्रश्न बनाए हैं? हाँ, प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? कुसुम योजना ए, बी व सी 3 कंपोनेंट में ये चली है योजना। और पहला जो घटक है उसके 2 चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। और अभी हाल ही में एक पेपर में प्रश्न आया ही था कि कुसुम योजना के प्रथम घटक के तहत राजस्थान को कितनी मेगावाट अधिक क्षमता उत्पादन, तो 4000 मेगावाट वाला जो प्रश्न आया था। अब आपको पहले तो तीनों कंपोनेंट को अच्छे से देखना है। असल में ये है क्या योजना? इसकी शायद थीम है अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऐसी है कोई, अन्नदाता से, अच्छे से आपको समझना है आराम से, ऊर्जादाता क्या है। पहली योजना क्या कह रही है? घटक ए, किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। किसानों की बंजर जमीन पड़ी है, बंजर जमीन के आसपास सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हैं। कितने? आपने 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र किसान लगा सकते हैं, इसके लिए सब्सिडी मिलेगी। दूसरा घटक बी, सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पंप, सौर ऊर्जा पंप संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराना। अनुदान यानी कि 30-40 ये केंद्र सरकार देगी, ये राज्य सरकार देगी सब्सिडी, और ये खुद किसान 40% पैसा लगाएगा। जिसमें अगर किसान के पास खुद के पास 40% पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो किसान क्या कि 30% उसको बैंक लोन भी दे सकता है, 10% उसको नकद देने पड़ेंगे। देने तो दूसरे भी पड़ेंगे, 30 वाले भी, तो लेकिन वो लोन की एक व्यवस्था है, गवर्नमेंट ने चलाया है। घटक ए के तहत 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है। घटक बी में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाना है। हम वो पढ़ते हैं ना 7.5 वाला, ठीक है। घटक सी क्या कहता है? हालांकि मैंने ये योजना, मेरे को भी मान लो आगे जरूरत है, जो दिसंबर में अब आएगा। हालांकि इसका मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, तो दिसंबर वाले का देखते हैं तो इंटरव्यू ये कैसा रहेगा, लेकिन आगे वाला पेपर भी तो देना। तो उसके लिए अब ये है कि मैंने योजना को खूब पढ़ा, लेकिन ये लाइन इसमें देखो, अतिरिक्त बिजली उत्पादन बिजली कंपनी को बेचकर किसानों द्वारा अर्जित आय अर्जन। ऐसा आ सकता है कि तीनों योजना देके वो पूछ ले निम्न में से किस योजना के तहत, किस कंपोनेंट के तहत कि किसान अपना अतिरिक्त बिजली को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जन कर सकता है। तो उसमें शायद 40 पैसे पर यूनिट मिलते हैं, मेरे को लगता है 40 पैसे पर यूनिट किसान को, ठीक है। तो जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा ये काम बिजली लेना किसानों से शुरू कर दिया गया। 3 कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट में 2 मेगावाट क्षमता तक की जो बंजर जमीन पड़ी है, जहां खेती नहीं हो रही, वहां पर 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना। दूसरे में क्या है? 7.5 वाले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करना, पंप लगाना कि किसान उन पंप के माध्यम से, मान लो वो इससे पहले डीजल वाले
इंजन के माध्यम से वो पानी उठा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। अब उन्होंने क्या करना है, तीसरी योजना में क्या करेंगे, इसमें यह भी होगा कि लगभग 35 लाख पंप जो है वो तब्दील करने हैं, बदलने हैं किसानों ने, ठीक है। जो कि डीजल वाले पंप थे उनको क्या है, सौर ऊर्जा पंप में तब्दील करना है। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन बिजली कंपनी को बेचकर किसानों द्वारा अतिरिक्त आय का अर्जन करना, इसमें इस तरह से दिया हुआ है। हालांकि वो बात भी हम याद रखेंगे। लाभान्वित वर्ग किसान है, संक्षिप्त विवरण कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशनों के 5 किलोमीटर दायरे में किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। अब मान लो किसानों से बिजली खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, तो खरीदने का मतलब सीधा सा है कि जहां पर वो 33/11 केवी सब स्टेशन लगे हुए हैं, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ये सौर ऊर्जा संयंत्र लग जाएंगे। तो 5 किलोमीटर तक तो ये किसानों से बिजली ले ही सकेंगे ना। ज्यादा दूर से जो मान लो अपने सब स्टेशन है कहीं आसपास, कोई यहाँ रायसेन नगर में सब स्टेशन बनाया तो वो सूरतगढ़ से कहीं से ला रहे, तो ये 5-5 किलोमीटर से उनको बिजली मिलने लग जाएगी। ये एक नया अलग से तथ्य दिया गया है कुसुम योजना के बारे में, गाइडों में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। घटक बी में इसमें देखो आप, इसके प्रथम, इसके 2 चरण थे। प्रथम चरण अक्षय ऊर्जा विभाग राजस्थान वाला जो चला रहा है, दूसरा जो है ऊर्जा डिस्कॉम वाला आगे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्कॉम का मतलब ये जितनी विद्युत कंपनी अलग अलग, जोधपुर निगम वाली होगी, अजमेर वाली होगी, जयपुर विद्युत निगम होगी, तो इसके प्रथम चरण को अक्षय ऊर्जा विभाग चला रहा है और द्वितीय चरण डिस्कॉम को दे दिया गया है। पहले अक्षय ऊर्जा विभाग के पास ही था, यानी कि इसके 2 चरण है। प्रथम चरण किसके द्वारा चलाया जा रहा है, अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा। दूसरा चरण डिस्कॉम के द्वारा चलाया जा रहा है। घटक बी की बात करें तो ये अलग से मुद्दा है, देखो आपको लगेगा नहीं, लेकिन इसको उद्यानिकी विभाग चला रहा है, उद्यानिकी विभाग को दे दिया। हालांकि ये ऊर्जा मंत्रालय की योजनाएं है, ऊपर आपने पढ़ा, लेकिन अब ये उद्यानिकी विभाग सिंचाई हेतु 7.5 एचपी क्षमता के अधिकतम 100 मीटर गहराई तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र 60% अनुदान पर दे है। असल में क्या है, पंप लगाने हैं सेकंड जो कंपोनेंट के तहत, घटक बी के तहत कितना, हालांकि ये पंप 10 एचपी तक लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो छूट मिलेगी, जो सब्सिडी मिलेगी वो 7.5 एचपी क्षमता के अधिकतम पर मिलेगी। अब वो आ सकता है सत्य में ऐसा कि कितने पंप वो जो एचपी के लगाए जा सकते हैं, लगाए तो 10 मेगा एचपी तक लगाए जा सकते हैं। आप उसमें मत उलझो, आपको यही याद रखना है कितनी एचपी क्षमता के अधिकतम, 7.5 एचपी क्षमता के अधिकतम जो पंप लगाए जाएंगे सिंचाई हेतु, सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाने हैं, ठीक है। और जो कि ट्यूबवेल वगैरह और पानी उठाते हैं तो सौर ऊर्जा से संचालित पंपों के माध्यम से। टोटल इसमें अनुदान कितना है, 60% है, जिसमें 30% स्टेट का, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दे। कृषक के पास, हालांकि ये डीप बात आ गई, तो 3rd ग्रेड के अलावा कोई बच्चा कोई भी देख रहा है, चाहे वीडियो चाहे आरएस कुछ भी, तो कुछ भी है, हालांकि इसमें पूछने को 3rd ग्रेड में भी कौन सा वो पूछ नहीं सकता, पूछ सकता है। कृषक के पास स्वयं के भूस्वामित्व में 0.4 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है, तभी उसको ये चीज मिलेगी। और एससी और एसटी वाले अगर किसान हैं, एससी और एसटी वाले, तो उन्हें 3 व 5 एचपी क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र हेतु 0.2 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को राज्य योजना से, आप एक बार सुन लो, मैं इसका सार फिर अभी बोल दूंगा, 45,000 प्रति संयंत्र अनुदान का प्रावधान किया गया है। अब देखो अतिरिक्त, देखो ये तो इतना अनुदान मिल ही रहा है, 30% है ना, और अगर कोई एससी और एसटी का है, एससी एसटी का है, इसके अलावा उसको 45,000 का अलग से अनुदान और मिलेगा, ठीक है जी। इसमें वे किसान पात्र होंगे जिनके पास कृषि भूमि में सिंचाई स्रोत हो तथा सिंचाई करने के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं हो,
अथवा सिंचाई के लिए डीजल चलित संयंत्र या अन्य साधन पर निर्भर हो। अगर उसको कृषि विद्युत कनेक्शन है उसके पास, उसको लाभ नहीं मिलेगा। इन चीजों को बारीकी से समझो। जिसके पास डीजल पंप है तो सीधा दसा ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫੀਟਰ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜਣ, ਉਹ ਇੰਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ना। अब राजस्थान में धीरे धीरे जैसे ट्यूबवेल वाली पहले ट्रैक्टर से जोड़ते थे, तो ट्रैक्टर भी डीजल से है, फिर वहां इंजन रखने लगे। धीरे धीरे क्या है कि बिजली के कनेक्शन से ट्यूबवेल नीचे धरती से पानी निकालने लगा। तो इसमें यह है कि विद्युत कनेक्शन नहीं हो, होना क्या चाहिए, सिंचाई के लिए डीजल चलित संयंत्र हो या अन्य साधन ट्रैक्टर वगैरह, और उसमें भी डीजल होता है, लेकिन ये वाले को नहीं मिलेगा। घटक सी, ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी के कृषि पंप सेटों पर सोलर पैनल दोगुनी क्षमता तक लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग न केवल अपनी खेती के लिए बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन को बिजली कंपनी को बेचकर किसान अतिरिक्त आए, शायद वो 40 पैसे वाली इससे इनकम उसको शुरू हो जाएगी। अब इसका सार मैं अगर बोलूं तो क्या आएगा हमारे पास, इसको मैं कर दूं डिलीट। लो जी, कुसुम योजना का सार क्या निकलेगा, कुसुम, ठीक है। कुसुम योजना का सार निकलेगा, ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित है, ठीक है। इसके घटक कितने हैं, घटक ए बी सी। घटक ए में क्या है, 2 मेगावाट क्षमता तक के, मेगावाट क्षमता का क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना, कहां पर, जो किसानों की बंजर जमीन पड़ी है, ठीक है। और इसके क्या थे, 2 चरण थे। पहले चरण को अक्षय ऊर्जा विभाग चला रहा है, दूसरे चरण को जो ऊर्जा डिस्कॉम संस्थाएं हैं, जैसे जोधपुर विद्युत निगम है ना, और जयपुर विद्युत निगम हो गया, अजमेर विद्युत निगम हो गया, वो इस तरह से ये उद्यानिकी विभाग चला रहा है। घटक बी, कंपोनेंट बी को, कंपोनेंट बी के तहत 7.5 एचपी क्षमता के क्या लगाने हैं, पंप लगाने हैं, जिस पर क्या मिलेगी, जिस पर मिलेगी सब्सिडी। क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, कितनी, 60% मिलेगी, जिसमें 30% सेंटर, 30% स्टेट गवर्नमेंट का, 40% किसान की तरफ से पैसा लगाया जाएगा। पर इसमें स्पेशली ये जो अनुदान है इसकी अगर बात करें तो इसमें स्पेशली बताया गया है, नोट लगा के आप कर सकते हैं, एसटी व एससी वर्ग को 45,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 45,000 अतिरिक्त, अगर कोई एससी और एसटी का है। फिर ये किसको मिलेगा, इसके लिए शर्त है जमीन कितनी होनी चाहिए, अन्य के लिए तो 0.4 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है पंप लगाने के लिए, और एससी और एसटी के लिए कितनी, 0.2 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। बात क्लियर होगी, सामान्य सी बात है। फिर आ जाता है कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी के तहत 7.5 एचपी के जो पंप है उनके ऊपर डबल क्षमता वाले पैनल लगा दिए जाएंगे, पैनल लगा दिए जाएंगे, और पैनल लगा दिए जाएंगे तो इससे क्या है, अतिरिक्त बिजली जो होगी, अतिरिक्त बिजली बेचकर किसान क्या है, अतिरिक्त बिजली बेचकर किसान लाभ कमा सकेंगे। और ये जो जितना कुछ भी मिलेगा, पंप किसको दिया जाएगा, पंप उसी को ही दिया जाएगा जिनके पास बिजली वाला कनेक्शन ना हो। इसमें बहुत सारी चीजें जो कि इस गाइडलाइन में नहीं दी गई थी, इसमें नहीं दी थी, वो हम ऊपर वाली जो मैंने बनाई थी उससे पढ़ लेते हैं, जो मैंने पीडीएफ बनाई है। चलो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ना इसको, आपको क्या लगता है कौन सा सही नहीं है। आज तो मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा आया हूँगा, है ना, मेरा कलर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आ रहा होगा, आज आप महसूस कर रहे होंगे सर एक दिन में काले कैसे हो गए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। 8 मार्च 2019 को, तो ये तथ्य जो है उसमें नहीं दिए थे, तो ये मैंने प्रश्नोत्तरी में डाल दिए, ठीक है। 8 मार्च 2019 को योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में विभाग का नाम है नवीकरणीय ऊर्जा या नवीन ऊर्जा विभाग, और राज्य में ऊर्जा विभाग का नाम है अक्षय ऊर्जा विभाग। तो योजना कब चली है, 8 मार्च 2019 को। इससे पहले हमने पढ़ी थी
एनएफएसए वाली, वो सेंट्रल स्तर पर 2012 में 13 में उसका बन गया था, लेकिन राज्य स्तर पर उसका कब बना? 2023 में नियम बना। ठीक है जी। सोलर पंप लगाने पर किसानों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 60% अनुदान दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। घटक बी के अंतर्गत 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं। कंपोनेंट ए के अंतर्गत अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिसने लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। तो राज्य जो है पूरे देश में कंपोनेंट ए के तहत बिजली उत्पादन करने के मामले में जो राजस्थान में किस नंबर पर है? राजस्थान स्टेट में पहले नंबर पर है। 135 मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है वर्तमान में। तो ये वाली बात असत्य हो गई, क्योंकि घटक बी के अंतर्गत 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र नहीं लगेंगे। ये किस घटक? घटक ए के तहत। अभी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी होगी कि हाँ सर ये तो चलो कुल मिला के ठीक है। तो ये बात असत्य होगी। घटक बी के अंतर्गत क्या था? इस घटक के अंतर्गत था क्या? 7.5 एचपी क्षमता के क्या है? पंप लगाए जाएंगे। पंप लगाए जाएंगे। ठीक है। और तीसरे में पंप पर फिर पैनल लग जाएंगे, है ना, वो वाला। और क्या आएगा इसमें? हाँ ये थोड़ा सा ना एक, हालांकि आगे दिया होगा उसमें, उसी में दिया होगा पीडीएफ में, उसमें पढ़ लेते हैं कि घटक ए में 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है। मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कुसुम योजना के तहत 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। अभी अपने पास जुलाई की रिपोर्ट है, उसमें देख लेते हैं। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये कुसुम की फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री किस, देखो कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये फुल फॉर्म है। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है, इस तरह से। चलो ये और बता देता हूं, नई जानकारी है भाई। ठीक है, ये देखो, चलो उसको पहले पढ़ के आ जाए। यहां तो चलो पढ़ के आ देते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा देखो इत्मीनान से, इसमें जल्दबाजी मत करना कि सर जल्दी जल्दी करवा दो, 2 ही योजना हुई है, ये वगैरह वगैरह आपके मन में कई बार चल रहा होता है। ये देखो, इधर देखना आप थोड़ा सा, ये प्रगति रिपोर्ट आई है जुलाई, माह जुलाई की हमारे पास। इसमें क्या बताया इन्होंने? सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कितने मेगावाट? आपको पता ही है, 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र। अभी तक 2025-26 में राजस्थान को लक्ष्य कितना दिया गया? 5550 मेगावाट का, जिसमें उपलब्धि जुलाई तक 456 बताई गई है कि मेगावाट हासिल कर ली है। बी में, कुसुम बी में, ऑफ ग्रिड स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्र। ऑफ ग्रिड वाले देखो, 2 तरह के हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड वाले, है ना। एक तो लाइट जाने के बाद जो है वो चलते नहीं है, लाइट आने के बाद ही सौर ऊर्जा पैनल वाली लाइट हमारे काम की है। तो ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड नहीं है। सौर, उस पर अनुदान मिलेगा। सौर ऊर्जा संयंत्र कुसुम सी, इसमें पंप संख्या कितनी बताई है? 4 लाख, 2025-26 में 4 लाख तक पंप लगाने हैं। ठीक है, इसमें कितने? इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पंप जो है। संयंत्र कितने लगाने हैं? संयंत्र लगाने का जो टारगेट है कुसुम बी के तहत 60,000। और ये फाइनली इसके तहत कितना रखा गया? शायद 20 लाख। और इसमें फाइनली पूरी योजना के तहत 35 लाख का टारगेट रखा गया है। पूरी योजना का मतलब, ये योजना कब तक? मार्च 2026 तक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। 26 या 28? 28 है ना, देख लेते हैं आगे दी होगी। तो ये तो 1 साल की प्रगति रिपोर्ट में आया है कि 1 साल का 4 लाख पंप लगाने का कुसुम योजना के तहत। ठीक है, चलो ऊर्जा विभाग की दूसरी योजना देखेंगे, उससे पहले इसके ये जो प्रश्नोत्तरी बची थी, ये देखो। कुसुम योजना संबंधी असत्य कथन है, ये लो, ये आ गया। सत्य नहीं है। 10,000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित करना, ये घटक ए के तहत है। देखो ये घटक ए के तहत है, 10,000 मेगावाट क्षमता के टोटल है ये। और उसमें से
एक साल के लिए कितना रखा है, 5,000 कुछ ऐसा टारगेट रखा हुआ है। 7.5 एचपी क्षमता के 20 लाख कृषि पंपों की स्थापना करना, 7.5 एचपी क्षमता के 35 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण करना। ये 35 लाख है, ठीक है। जो कि पहले से मान लो डीजल वाले पंप है, डीजल वाले पंप को किस में, सौर ऊर्जा वाले पंप में बदल देना। ये घटक सी के तहत कितना होना चाहिए, पूरी योजना के तहत 35 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा में बदल देना है, जो कि पहले डीजल से या किसी अन्य माध्यम से चलते थे। और 20 लाख कृषि पंप लगा देने हैं 7.5 एचपी के। और पूरी योजना में विद्युत संयंत्र कितने स्थापित करना है, 10,000 मेगावाट के। योजना की अवधि बढ़ाकर मार्च 2030 नहीं है, 2028 है शायद, आगे हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तब आप थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। घटक बी में क्या है, 3 से 10 एचपी की स्थापना, परंतु अधिकतम सब्सिडी 7.5 एचपी पर है, मैंने बताया था। मार्च 2026, अच्छा मार्च 28 नहीं है, वहां 26 है भाई, 28 पता नहीं क्यों याद रह गया। 2026 तक क्या करना है उसको, उसका अंतिम टारगेट है। तो ये वाली चीज हमने नहीं पढ़नी, पहले 13 लाख था, बाद में इसको 20 लाख किया 20-21 वाले बजट में, तो ये 20 लाख ही याद रखना। योजना का उद्देश्य क्या है, डीजल पंपों पर निर्भरता कम करना, और टारगेट रखा है कि 2030 तक डीजल पंप 50% ही रह जाने चाहिए, बाकी पूरे राजस्थान में सौर ऊर्जा वाले पंप हो जाने चाहिए। अतिरिक्त सौर ऊर्जा बिक्री के माध्यम से आय में वृद्धि 40%, 40 पैसे पर यूनिट। 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है। टोटल पूरे तीनों कंपोनेंट को मिला के कितनी क्षमता ये चाहते हैं 2026 तक, 34,800, ठीक है। और बंजर जमीन पर लगेंगे, और 34,422 करोड़ रुपए इनका टोटल इसका है। 34,422 करोड़, 34,800 मेगावाट, तीनों कंपोनेंट को मिला के 2026 तक हासिल करना है, ठीक है। योगदान है 30-30-40, ये हमने अभी किया था। अच्छा, ये जून 2025 कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान राज्य को 5,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता आवंटित की गई थी। तो 2 चरण है कंपोनेंट ए में, पहला राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम चला रहा है, दूसरा राजस्थान डिस्कॉम चला रहा है, ठीक है। ये चलो, और प्रश्न है क्या कोई? हाँ, कुसुम योजना से संबंधित असत्य कथन है। इसके घटक ए के तहत राजस्थान में 2 चरण क्रियान्वित हुए, बिल्कुल सही बात है। प्रथम चरण का क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RRECL द्वारा किया गया, वह लक्ष्य 1200 मेगावाट रखा गया प्रथम चरण में। द्वितीय चरण का क्रियान्वयन राजस्थान डिस्कॉम द्वारा किया गया तथा लक्ष्य 1000 मेगावाट रखा गया। कुसुम बी का क्रियान्वयन उद्यानिकी विभाग कुसुम घटक बी का द्वारा नहीं किया जा रहा, तो यह गलत है। इसके द्वारा उद्यानिकी विभाग द्वारा तो किया जा रहा है। देखो, आप कहोगे कि सर वहां तो टोटल जो है 1000 मेगावाट रखा था, ये रखा था, वो टोटल हमने घटक ए के तहत 10,000 मेगावाट उत्पादन का टारगेट रखा है, जिसमें से प्रथम चरण में इतना टारगेट रखा उन्होंने, और द्वितीय चरण में कितना रखा, 1000 मेगावाट का टारगेट रखा। लेकिन पूरा हासिल कितना करना है घटक ए के तहत, 10,000 मेगावाट क्षमता। पूरी योजना के तहत कितनी, 34,800 मेगावाट जो बिजली उत्पादन का इन्होंने सौर बिजली का रखा है टारगेट। घटक ए को भी राजस्थान डिस्कॉम, अच्छा, अक्षय ऊर्जा घटक ए को भी राजस्थान डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया गया है, ठीक है भाई। चीजें तो ये कुसुम योजना बड़ी टफ है, ऐसे समझ नहीं आती। अब आ गया संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, RDSS, ठीक है। पहले तो ये योजना है किस विभाग की, सामान्य 2 लाइन में बात खत्म कर देता हूं आपको, ऊर्जा विभाग की है, ठीक है। संशोधित वितरण क्या है कि आपको सब्सिडी वगैरह मिलती है, 100 यूनिट माफ, बिजली के जो बिल आते हैं 200 यूनिट पर इतना लगेगा, ये लगेगा। उससे क्या है कि ऊर्जा डिपार्टमेंट चल रहा था घाटे में चल रहा था। तो इन्होंने अभी देखो, आपको पता है 1 माह वाले बिल आ रहे हैं, तो बिल भी उतने ही आ रहे हैं, तो इन्होंने नया योजना चलाई
संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। अच्छा, एक देखो, एक होती है जन कल्याणकारी योजना, एक होती है फ्लैगशिप योजना। थोड़ा सा अंतर है। जन कल्याणकारी योजना में तो किसी स्पेशल वर्ग को, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, इनके लिए कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाया जाता है। फ्लैगशिप योजना ये है कि सरकार की, आप ये मान लो कि वो ऐसा फ्रेमवर्क जो सरकार की पहचान है कि क्या किया जनता के लिए, तो स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य वाली है ना सुविधा, तो ऊर्जा वाली तो सभी प्रभावित हो रहे हैं, सिंचाई वाली सभी, तो एक बड़े वर्ग के लिए होती है। जन कल्याणकारी स्पेशल जनता का कुछ एक वर्ग जो है उसमें आता है। तो अब ये देख लो, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना जो है आरडीएसएस, ऊर्जा विभाग द्वारा चल रही है। इसमें आप एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर इसमें दिया हो, नए जो मीटर लग रहे हैं ना भाई, नए मीटर, बिजली मीटर, जो विद्युत मीटर लग रहे हैं ना कार्ड वाले, कि रिचार्ज करो और फिर बिजली वाला काम शुरू होगा, वो सारे इस योजना के तहत लग रहे हैं। यानी कि ऊर्जा डिपार्टमेंट जितनी भी योजनाएं चला के जो घाटे में चल रहा है, ठीक है, लोगों को बिजली पे जो भी 100 यूनिट माफ वाला, उसको थोड़ा सा सेट करने के लिए है। वित्तीय वर्ष 2000, उद्देश्य देख लो, 2024-25 तक सकल तकनीकी व व्यावसायिक हानियों को 12 से 15% के स्तर तक कम करना एवं अग्रिम वर्षों में भी इस स्तर को बनाए रखना। तो 12 से 15% तक कम करना है जो हानियां हुई हैं, एटी एंड सी लॉसेज, यानी कि तकनीकी व व्यावसायिक हानियां जितनी भी हुई है उसको 12 से 15% तक कम करना है। 2024-25 तक इन्होंने वित्तीय वर्ष में यह टारगेट रखा था। ठीक है, विद्युत की प्रति यूनिट औसत लागत एवं औसत राजस्व वसूली के अंतर को वित्तीय वर्ष 24-25 तक इस अंतर को शून्य करना है, लागत और राजस्व वसूली वाले को। कि मान लो लागत बिजली वाले में और सारा कर्मचारियों देके जितनी लागत आई उस बिजली उत्पादन में, और बाद में बिल से जो पैसा आया, क्या आया, राजस्व वसूली, उसमें जो अंतर है उस अंतर को शून्य कर देना है। ये नहीं कि पैसा तो कम आया लागत ज्यादा हो गई, ठीक है, अंतर को शून्य करना है। विद्युत तंत्र का क्या करना है, सुदृढ़ीकरण, और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार लाना है। विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण और विद्युत आपूर्ति की जो चल रही है उसमें सुधार लाना है। और ये योजना समाप्त कब होगी, योजना समाप्त होगी 31 मार्च 2026 को। स्मार्ट मीटर लगेंगे 31 मार्च 2026, वही उसके बराबर ही है, ये कुसुम के बराबर ही 31 मार्च 2026 योजना की एंडिंग का है। ठीक है, ये आंकड़े जरूर याद रखना, 3 ही आंकड़े, कि जो तकनीकी और व्यवसायिक हानि है उसको 12 से 15% कम करना है, प्रति यूनिट जो लागत हो रही है और जो वसूली जो पैसा आ रहा है उसके अंतर को क्या करना है, शून्य करना है। इसके अलावा विद्युत तंत्र का सुदृढ़, उसको मजबूत करना है, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना है। आपको पता है मीटर वगैरह वो लगेंगे चिप वाले। फिर लाभान्वित वर्ग, विद्युत वितरण निगमों के समस्त उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण निगमों के परिचालन व वित्तीय कुशलता के लिए सुधार व परिणाम आधारित, ये इस योजना का पूरा नाम है, आरडीएसएस, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। और योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये 20 जुलाई 2021 को योजना शुरू हुई। यानी कि आरडीएसएस योजना कब शुरू हुई, 20 जुलाई 2021, और कब तक चलेगी ये योजना, चलेगी 31 मार्च 2026 तक। इसके 3 उद्देश्य, वो जो 12 से 15% कम करना, और वो जो बोलूंगा मैं, वो जो है उसको शून्य करना, और वो जो है उसको सुदृढ़ करना। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अंश क्या है, केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40%, इस चीज को रट लेना। कुसुम योजना में केंद्र और राज्य सरकार 30-30% दे रहे हैं, दोनों 60%।
यहां पर केंद्र राज्य का 60:40% है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आरडीएसएस के अधीन निम्न कार्य करवाए जा रहे हैं। क्या करवाए जा रहे हैं? वितरण जो है उसका ढांचागत कार्य है, विद्युत वितरण का। अतिरिक्त बचे हुए कृषि फीडरों के पृथकीकरण का कार्य, कृषि फीडर जो है उसके पृथकीकरण का कार्य, क्योंकि खेतों में भी तो बिजली कनेक्शन है। वंचित घरों के विद्युतीकरण का, कोई वंचित दूर ढाणियां वगैरह उनका कार्य। स्मार्ट मीटरिंग कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। नए जो मीटर लगाए जा रहे हैं वो कार्य भी इसी योजना के तहत किया जा रहा है। और ये योजना फ्लैगशिप योजनाओं में तीसरे नंबर पर इसी योजना का नाम है। अच्छे से भाई इनकी आंकड़े, इन चीजों को रट लेना। अब ये इतना कुछ कहते हैं कि इसमें हासिल हो गया, ये हमने याद नहीं रखना कि कितना कुछ इसमें हमने हासिल कर लिया। ये तो जितना हासिल हो गया अच्छी बात है। अब एक योजना जो आपके सामने, बहुत सुन रखा है आपने इस योजना के बारे में, लेकिन जब आपके सामने इसके बारे में प्रश्न लाऊंगा मैं तो आपके प्रश्न सही नहीं होंगे। ये योजना आपने पढ़ रखी है तो फास्ट फास्ट आपको बता दूंगा। उद्देश्य क्या है? लाडो प्रोत्साहन। पहले इसका नाम क्या था? राज्य श्री योजना। जून 2016 के बाद जन्मी बच्चियों को लाभ दिया जाता था। और आजकल क्या है? 1 अगस्त, रट लेना, 1 अगस्त 2024, ये तारीख रट लेना। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्चियां इसके लिए पात्र होंगी। राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके स्वास्थ्य व शैक्षणिक स्तर को उसमें सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है। सरकारी अस्पतालों, लाभान्वित वर्ग कौन होगा? इंपॉर्टेंट है। सरकारी अस्पताल वाले, राज्य सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा योजना हेतु निजी, सिर्फ सरकारी नहीं है, निजी भी है। निजी और सरकारी दोनों अस्पताल इसके लिए, चाहे सरकारी अस्पताल में बच्ची जन्मी है चाहे निजी में, वहां पर जब सत्यासत्या में दे देगा ना ऐसी चीज एग्जामिनर, तो हमें लगेगा कि हाँ यार सरकार की योजना है, सरकारी। तो सरकारी या निजी दोनों अस्पताल इसमें, ठीक है। और अब पहले इसमें हाँ पहले सरकारी वाला ही मसला था स्कूल में भी, अब निजी विद्यालय की बालिकाएं। राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने व उनके स्वास्थ्य व शैक्षणिक, स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी और निजी दोनों अस्पताल आगे। शैक्षणिक में बात करें तो सरकारी और निजी दोनों स्कूल आगे, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 1 अगस्त 2024 से पूरे राज्य में प्रारंभ की गई। और इसमें क्या किया गया? पहले 1 लाख रुपया मिलता था, लेकिन 12 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 से कितने रुपए मिलते हैं इसमें? इसमें मिलते हैं भाई 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। 1.5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। 5 जीरो कर दूं, लो 1.5 लाख की राशि संकल्प पत्र प्रदान किए जाते हैं। 7 किश्तें हैं, ठीक है, 7 किश्तें हैं। अब इसमें शायद वो लिस्ट जो है पुरानी लगी होगी 1.5 लाख वाले इसमें। अच्छा ये जोड़ना, इसको कितने बन रहे हैं, इसको जोड़ें क्या हम? 5,000, 5,4, 9, 9, 5, 13, 13 और 11, 13 और 14, 10, 24, 24 और 25, सॉरी 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 और 11, 25, 25 और 25, 50, ठीक है। और लास्ट में 1 लाख। अब ये तो है गवर्नमेंट की साइट की ऑथेंटिक लिस्ट। अब मैं एक और बुक में देखता हूं उनमें क्या दे रखा है। ये तो भाई गवर्नमेंट की साइट ने दिया हुआ है, लेकिन हां ये भाई अच्छे से पढ़ लो। ज्यादातर यूट्यूबर या बड़ी बड़ी गाइडों में मैंने देखा है, उसमें क्या करते हैं वो, उसमें 5-5 हजार दिखाते हैं और लास्ट वाली को 70,000 करके और पता नहीं कैसे कर देते हैं। अब ये आप अच्छे से रट लो। पहली किस्त जन्म जब हुआ 2500, दूसरी किस्त जब 1 वर्ष टीकाकरण होगा 2500, फिर पहली कक्षा में यहां देखेंगे आप स्कूल कौन से है, राजकीय विद्यालय भी है, निजी विद्यालय भी है, और पहली कक्षा में प्रवेश ले लिया तो 4,000 रुपए, ठीक है। जब वो कक्षा 6 में बच्ची आएगी तो कक्षा 6 रुपए 5 मिलेंगे, 2500, 2500, 4,000, 5,000। फिर बच्ची आ गई 6 के बाद 10वीं में, कक्षा 10 है, रुपए 11,000 मिलेंगे। कक्षा 6 है, रुपए कम 5,000।
कक्षा 10 रुपए 11,000। देखो यहां कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर, पहले यहां पर क्या था कि कक्षा 12वीं पास करने पर मिलती थी किस्त, अब कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर कितने मिलते हैं? 25,000। और जब बच्ची क्या कर लेगी, 21 वर्ष की हो जाएगी या बीए कर लेगी, स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी, लास्ट किस्त 1 लाख रुपए मिलेंगे। और ये जो पैसे है ना 1 लाख, ये बालिका के खाते में आएंगे, डायरेक्ट बालिका को मिलेंगे, बालिका के खाते में आएंगे। तो जितनी बच्चियां 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लिया है, तो वो सभी बच्चियां जब 21 साल की होंगी, तो हो सकता है तब तक तो पैसे और बढ़ जाए, 1 लाख रुपए सभी लड़कियों के खाते में पक्का आ जाएंगे 21 वर्ष की होते। उससे पहले ये 50,000 रुपए अलग अलग किस्तों में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये घर वालों को मौज करने दो। और जैसे ही बच्ची 21 साल की होगी, 24 में जन्मी है, तो 24, 34 और 44, 2045 की बात है। 24 1 अगस्त 2024 क्यों? 24 कहां से याद आ गया? हाँ 24 ही है, 1 अगस्त 2024 है, तो 2024 में जन्मी है, तो 21 साल की कब होगी? वो होगी 34, 44, 45, 2045 तक। पता नहीं कौन सी सदी आएगी, 2045 तक तो मुझे लगता है हम लोग रहेंगे ही नहीं, या रहेंगे? कितने साल के हो गए? 30 और क्या जोड़ेंगे उसमें, ठीक है रहेंगे, हो सकता है रहे, बाकी क्या पता चलता है ना, आप लोग दुआ करना, ठीक है। चलो 1.5 लाख रुपए मिलने हैं, 2500, 2500, 4,000, 5,000, 11,000, 25,000 और 1 लाख रुपए। लास्ट 1 लाख रुपए बच्ची को डायरेक्ट उसके खाते में मिलेंगे, ठीक है। निजी स्कूल की बच्चियां भी इसमें योग्य है, पहले सिर्फ सरकारी स्कूल वाला ये मसला था, और पहले किस्तें जो थी वो अलग तरीके से थी, अब किस्तें जो हैं वो अलग तरीके से हैं। प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य निधि से कितने कितने लाख रुपए, 32,000 लाख रुपए इसमें आवंटित हो गए हैं। लाभार्थी बालिकाएं संख्या निर्धारित नहीं है, लक्ष्य है, ठीक है। उपलब्धि कितनी बालिकाओं को बांट दिया गया है ये प्रोग्राम। अब आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, लास्ट में एक समरी इसकी और कर लेंगे, तो इसको देख लूं कितनी बड़ी क्लास होगी, ठीक है भाई। 2-1 योजनाएं और पढ़ते हैं, लास्ट वाली क्लास में फिर बाकी कंप्लीट कर देंगे। वो छोटी योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं सारी निकल गई हैं। सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटक जैसे तारबंदी है, डिग्गी निर्माण है, फार्म पौंड है। देखो पौंड पर 90% सब्सिडी है, डिग्गी पर 75% सब्सिडी है, यही क्लियर कर देते हैं, आगे इस पे और कर लेंगे। ग्रीन हाउस, ये शेड वगैरह और ये मल्चिंग वगैरह। और एक चीज हमें काम याद रखने योग्य जो है, भूमिहीन जो कृषि श्रमिक है उनको कृषि यंत्र वगैरह लेने के लिए कितने रुपए, श्रमिकों को 5,000 रुपए, ये याद कर लेना, 5,000 रुपए अनुदान दिया जाता है जिनके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी कोई भी काम करना है तो यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए तक लागत। ये तो कोई बड़ी उपलब्धि है नहीं शायद। तारबंदी वाले में भी 48,000 रुपए तक जो मिलते हैं। डिग्गी निर्माण है तो 75,000 रुपया सब्सिडी मिल जाता है, लगभग हाईएस्ट पैसे में बात करें 3,40,000। और पौंड निर्माण के लिए 90% और हाईएस्ट बात की जाए 1,30,000 रुपए मिल जाते हैं। चलिए इसको मैं पढ़ देता हूं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसमें कई तरह की योजनाएं चलती हैं, जैसे एक योजना है प्रति बूंद अधिक फसल योजना, ठीक है। मिनी स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई संयंत्रों के माध्यम से सिंचाई, ये सामान्य योजनाएं हैं भाई, इनमें मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का इतना है और जल संसाधन मात्र 1% है, ये तो बात की गई है, सामान्य बातें की गई हैं और कुछ नहीं है। अच्छा इसमें क्या है, लघु व सीमांत कृषकों को बूंद बूंद सिंचाई के तहत लघु व सीमांत कृषकों को लागत का 55%, अन्य कृषकों को 45% अनुदान दे है। अगर बूंद बूंद वाला ड्रिप वाला आपने सिस्टम करना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, ड्रिप सिस्टम वाला, तो लघु व सीमांत, तो लघु सीमांत और कृषकों की श्रेणी बताई गई है कि इतने हेक्टेयर तक जमीन है तो वो लघु में आएगा। तो ऐसे तो छोटे किसान जो है उनको 55% व अन्य कृषकों को 45% अनुदान दे होता है, सब्सिडी है भाई, 55% गवर्नमेंट भरेगी और 45% किसान।
राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ड्रिप व फुहारा सिंचाई संयंत्रों की स्थापना पर 20 से 30% अनुदान दे है। अच्छा ठीक है, भारत सरकार द्वारा तो इस योजना के तहत कितना मिलता है? भारत सरकार द्वारा 55% और 45%, और राज्य सरकार के द्वारा कृषकों को ड्रिप व फुहारा वाला काम करते हैं तो 20 से 30% अतिरिक्त अनुदान मिल जाता है। यानी कि अब देखो सीधा सा हिसाब है, 55% इन्होंने दे दिया, 20 दे देंगे, ये 65 75 लगभग 75% हो गया, और ये 45 वालों को 30 मिल गया तो ये कितना दे देंगे? लगभग 75% छूट होगी। 75 में से क्या है? 55% भारत सरकार दे रही है, 20% राज्य सरकार दे रही है। तो आ गया इस प्रकार राज्य के लघु सीमांत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला कृषक को इकाई लागत का 75% व अन्य को 70% अनुदान दे है। मतलब दोनों को मिलाकर अगर हम बात कर लें, इन सब को अगर मिटा दें, ये तो एक्सप्लेन किया गया था, तो लास्ट में अगर बात करें बूंद बूंद फुहारा सिस्टम वाले में कि जो लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति व महिला अगर है, लघु सीमांत कृषक, SC ST और महिला, उनको तो 75% अनुदान है, बाकी कोई बड़े जमींदार हैं तो उनको 70% अनुदान इसमें मिलेगा। ये हमने ध्यान रखना है। कितनी उपलब्धि हासिल हुई यहां हमारे काम का नहीं है। कृषक कल्याण कोष, इसमें तो वृक्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए पौंड बनाने के लिए, फार्म पौंड के लिए, तो ये बताई गई है घन मीटर कितनी जो है होनी चाहिए जगह, और लघु व सीमांत कृषक अनुसूचित जाति जनजाति कृषक को लागत का 60%, अन्य को 70% मिलेगा। देख लो बूंद बूंद वाले में, बूंद बूंद या फवारा की बात करें तो उसमें सभी को कितना है? सभी को है 75%, और अन्य को, सभी मतलब SC ST महिला लघु सीमांत कृषक, अन्य को 70%। ठीक है, और अगर उसने पौंड बनाना है किसान ने, देखो बहुत टफ काम है, ये चीजें कवर कर लो इसको, तो इसमें सभी को कितना? सभी को 70% अनुदान, और अन्य को कितना? अन्य को 60% या अधिकतम लागत का 63,000। ठीक है, फार्म पौंड अगर कच्चा बनाना है, देखो इसमें भी है, कच्चा बनाना है तो 70-60 है, और प्लास्टिक वाला जो अपने पक्का बनाते हैं जो पौंड ना, भी कच्चे के अलावा जिसमें या तो ईंटों से या प्लास्टिक से, तो उसमें देख लो लागत का 90% जो मैंने पौंड का कहा था आपको, यानी कि 1,35,000 रुपए मिल सकते हैं, और अन्य को 80%। इसको ज्यादा डीपली मत याद करना, बूंद बूंद फुहारा वाले में जरूर याद कर लेना, पौंड वाले में भले ही आपको ना याद हो तो कोई बात नहीं है। पौंड वाले में क्योंकि दो तरह की है, कच्चा पौंड बनाना है तो 70 और 60 है, पक्का वो प्लास्टिक वाला पौंड बनाना है तो 90 और 80% है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें नहीं याद रखनी। डिग्गी की बात आ जाए, डिग्गी अपने इधर काफी बन रही है। नहरी जल का संग्रहण कर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देना, ठीक है, नहरी जल का, तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करके सिंचाई में काम लेना, ये पौंड का उद्देश्य है। तो इसमें कितना है? इसमें सीधा सा हिसाब है कि ये देखो लघु व सीमांत कृषकों को तो 85% है, या 3,40,000 अधिकतम जो भी हो, और अन्य कृषकों को लागत का 75% अथवा 3 लाख जो भी हो उसका अनुदान है। तो कुल मिला के ये SC ST वाले लघु सीमांत जो कृषक हैं उनको तो जो 85% गवर्नमेंट दे देगी। डिग्गी बनाएंगे, डिग्गी बनाने के लिए प्रभाव क्षमता के अनुसार जो डिग्गी बना ली, बाद में पास होती है तो वो सब्सिडी आती है। तो लगभग जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए बच्चे जानते हैं, लगभग आजकल खेतों में जो है डिग्गियां बनी रही हैं, तो उसमें इतना पैसा आता है, ये डिग्गी के लिए है। देखो ये तारबंदी वाला आ गया, तारबंदी वाले में ज्यादा कुछ नहीं, ये नील गाय जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु है। हमने इसमें कितना ध्यान रखना है? हमारे ध्यान रखने योग्य बात 90% इसमें जो है गवर्नमेंट किसान को देती है 90% अनुदान। ठीक है, एक 48,000 वाला इसमें आया था, ये देखो सीमांत लघु कृषकों को 60% अथवा अधिकतम राशि का 48,000 रुपए, सामान्य कृषकों को 50% अथवा 40,000 रुपए, तथा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी करवाने पर इकाई लागत का 70 रुपए। ये छोड़ दो, आपने इतना ध्यान रखना है 60 और 50%।
पहली बात, तारबंदी वाले को छोड़ दो, नहीं ध्यान रखना। हमने ध्यान रखना है किसका, पीवेम जो सिंचाई परियोजना में 3 तरह से सिंचाई, एक तो फुहारा योजना के तहत, एक पौंड के तहत और एक डिग्गी। फुहारा वाले में हमने पढ़ा 75 और 70% अनुदान है, और फार्म पौंड वाले में कच्ची डिग्गी है तो 70 और 60% और दूसरी पर अलग से है। फिर अगर आती है डिग्गी, बड़ी डिग्गी जो बनाते हैं हम, उसमें 85% और 80% अनुदान है। और इसमें कुछ ही नहीं पढ़ना, भूमिहीन श्रमिकों को इतना याद रखना है कि 5,000 रुपए कृषि यंत्र हेतु मिलते हैं, और इसमें कुछ ही नहीं याद रखेंगे। ये ग्रीन हाउस वगैरह और पॉली बैग वगैरह ये हमने कुछ नहीं याद रखना। ये आगे वो योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इस पे कल बात करेंगे, आपको अच्छे से मैं अंतर बताऊंगा। ये पीएम अभीम है और वो पीएम जो है पीएम वाली एक क्या थी, पीकेवाई, क्या लिखा था मैंने, चलो ये लो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन, उसको जन आरोग्य योजना जेएवाई, पीएमजेएवाई, दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। ये फ्लैगशिप योजना नहीं है, ये फ्लैगशिप योजना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका शुरुआत करने की वजह ये थी कि एक दिन भी मिस हो गया तो फिर चीजें बढ़िया तरीके से नहीं वर्क कर पाती। योजनाएं भले ही हमने 5 की हैं, लेकिन ये बड़ी योजनाएं हमने कर ली, और इससे आपको क्या है कि थोड़ा सा ये पता चल गया कि योजनाओं किस तरीके से पढ़ते हैं। कल हम इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों सहित, थोड़ा सा उस तरीके से तैयारी करके आना, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ। जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं। तैयारी निरंतर जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।